नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम इंसानी दिमाग की जो जटिल और कह सकते हैं अद्भुत दुनिया है, उसमें गहरी छानबीन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे शरीर का वो कंट्रोल सेंटर। हाँ, जो हमारी हर सोच, हर भावना और यहाँ तक कि हर हरकत को नियंत्रित करता है। और हमारी आज की जो चर्चा है वो एनसीईआरटी और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो नोट्स बने हैं उन पर आधारित है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि दिमाग की ये जो पूरी मशीनरी है वो असल में काम कैसे करती है और क्यों इस तरह से बनी है ना? हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे। हाँ, मतलब दिमाग के सबसे पुराने हिस्सों से लेकर सबसे नए और सबसे जटिल हिस्सों तक का पूरा सफर। हाँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक बड़ी हैरान करने वाली बात जो मैंने नोट्स में पढ़ी कि हमारा दिमाग हमारी खोपड़ी के अंदर असल में तैरता रहता है। ये क्या मामला है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारा दिमाग एक खास तरल पदार्थ में डूबा रहता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, ये एक तरह से आप कह सकती हैं बिल्ट इन शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर। जी, अगर ये ना हो तो तेजी से चलने या सिर हिलाने पर भी हमारे दिमाग को चोट पहुंच सकती है। अरे वाह! ये कुदरत का अपना हेलमेट है। मतलब हमारे अपने हेलमेट के अंदर एक और हेलमेट। बिल्कुल। तो दिमाग इतना जरूरी है कि कुदरत ने इसकी सुरक्षा के कई लेयर्स बनाए हैं। हाँ, सुरक्षा के 3 मुख्य स्तर हैं। सबसे बाहर तो है मजबूत खोपड़ी, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। उसके ठीक नीचे 3 झिल्लियों की एक परत होती है, मेनिंजेस। ये दिमाग को ढक कर रखती हैं। अच्छा। और फिर जैसा हमने अभी बात की, आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सिर्फ झटकों से नहीं बचाता, ये दिमाग को पोषण भी देता है और गंदगी भी साफ करता है। कमाल है। तो चलिए इस किले के अंदर चलते हैं। आपने कहा कि हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? दिमाग का सबसे पुराना, सबसे बुनियादी हिस्सा कौन सा है? तो कहानी शुरू होती है पश्चिम मस्तिष्क से। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। हाँ, ये दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है जो हमारे ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर बैठा है। इसका सिर्फ एक ही काम है, आपको जिंदा रखना। सिर्फ जिंदा रखना। बस, ये वो हिस्सा है जो तब भी काम कर रहा था जब हमारे पूर्वज सिर्फ जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मतलब ये हमारा सर्वाइवल सिस्टम है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसके 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहला है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। आप इसे शरीर का ऑटो पायलट कह सकते हैं। ये उन सभी कामों को संभालता है जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। सोचते नहीं है? जैसे दिल का धड़कना या सांस लेना। अच्छा, ये तो हम करते ही रहते हैं। बिल्कुल, दिल की धड़कन, सांस लेना, ब्लड प्रेशर, पाचन, यहाँ तक कि छींकना, खांसना, ये सब मेडुला के हवाले है। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, तब भी जब हम गहरी नींद में होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विकासादी फायदा हुआ। मतलब सोचिए, अगर हमें हर सांस लेने के लिए याद रखना पड़ता तो हम कोई और काम कैसे कर पाते? सही बात है। मेडुला इन जिम्मेदारियों को खुद संभाल कर हमारे चेतन मन को आजाद रखता है। ये तो सच है। तो फिर पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा क्या करता है? नोट्स में पॉन्स का जिक्र है। पॉन्स, इसका लैटिन में मतलब होता है पुल। पुल। और ये वही काम करता है। ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच एक ट्रैफिक ब्रिज है। यह हमारे सोचने वाले दिमाग और हरकत करने वाले दिमाग के बीच लगातार डेटा भेजता रहता है। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन संभालता है। बिल्कुल, इसके बिना हमारी सोच और हरकतों में कोई तालमेल ही नहीं होता। हम चलने का सोचते, लेकिन शरीर सही कमांड रिसीव ही नहीं कर पाता। समझ गया। और ये सांस लेने की प्रक्रिया में मेडुला की मदद भी करता है। ठीक है, तो मेडुला हमें जिंदा रखता है और पॉन्स कम्युनिकेशन संभालता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे स्कूल में छोटा दिमाग कहते थे। सेरिबेलम। हाँ, सेरिबेलम। इसका क्या रोल है? सेरिबेलम हमारी हरकतों का फाइन ट्यूनर है। फाइन ट्यूनर। हाँ, इसका मुख्य काम है शरीर का संतुलन और मांसपेशियों में तालमेल बनाना, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना या एक पैर पर खड़ा होना। ये सब सेरिबेलम की वजह से ही मुमकिन है। जब हमारा सोचने वाला दिमाग किसी हरकत का आदेश देता है तो सेरिबेलम उसे और ज्यादा सटीक और स्मूथ बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई एथलीट या कोई डांसर कोई स्किल सीखता है तो असल में वो अपने सेरिबेलम को ट्रेन कर रहा होता है? आपने बिल्कुल सही समझा, और यही है जिसे हम आम भाषा में मसल मेमोरी कहते हैं। मसल मेमोरी। जी, जब एक क्रिकेटर हजारों बार एक ही शॉट की प्रैक्टिस करता है तो सेरिबेलम उस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है। फिर सेरेब्रम को हर छोटे स्टेप के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो बस एक कमांड देता है, कवर ड्राइव खेलो।
और सेरेबेलम बाकी सब संभाल लेता है। हाँ, वो उस पूरे जटिल सीक्वेंस को सटीकता से पूरा कर देता है। ये दिमाग की एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। तो पश्चिम मस्तिष्क हमारा ऑटोमेटिक लाइफ सपोर्ट और मूवमेंट कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, हमें खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया भी देनी होती है। कई बार हमारा शरीर पलक झपकते ही बिना हमारे सोचे समझे रिएक्ट करता है। इन बिजली की तेजी से होने वाले रिफ्लेक्स के पीछे कौन है? उसके लिए दिमाग में एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली मैनेजर है, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में स्थित है और ये हमारे कुछ सबसे तेज रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, खासकर जो देखने और सुनने से जुड़े हैं। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जब हम अंधेरे से अचानक तेज रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखों की पुतली अपने आप छोटी हो जाती है। हम ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं। ये इतनी तेजी से कैसे होता है? क्या इसके पीछे भी यही हिस्सा है? ये मध्य मस्तिष्क का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे प्यूपिल रिफ्लेक्स कहते हैं। प्यूपिल रिफ्लेक्स। जब तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है तो मध्य मस्तिष्क तुरंत पुतलियों को सिकोड़ने का सिग्नल भेजता है ताकि रेटिना को नुकसान न पहुंचे। ये तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म हुआ। बिल्कुल। अगर ये सिग्नल सोचने वाले दिमाग तक जाता और फिर वापस आता तो बहुत देर हो जाती। मध्य मस्तिष्क एक शॉर्टकट लेता है ताकि प्रतिक्रिया तुरंत हो। अच्छा, तो ये दिमाग का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। तो अब तक हमने दिमाग के उन हिस्सों को समझा जो हमें जिंदा रखते हैं और खतरों से बचाते हैं। जी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमें इंसान बनाता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, ये सब कहाँ से आता है? ये सब होता है दिमाग के सबसे नए और सबसे बड़े हिस्से में, अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन। फोरब्रेन ये दिमाग का सीईओ है। ये इतना बड़ा है कि ये बाकी सारे हिस्सों को ऊपर से ढक लेता है। सीईओ। हाँ, हमारी बुद्धिमत्ता, भाषा, व्यक्तित्व, योजना बनाने की क्षमता सब यहीं से आती हैं। तो इस सीईओ के ऑफिस में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? नोट्स में 3 नाम हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हाँ, चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि अग्र मस्तिष्क एक बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो थैलेमस उस कंपनी का कह सकते हैं रिसेप्शन या रिले सेंटर है। रिले सेंटर। गंध को छोड़कर बाहर की दुनिया से आने वाली सारी संवेदी सूचनाएं, जैसे किसी चीज को छूना, दर्द होना, आवाज सुनना, ये सब पहले थैलेमस के पास आती हैं। नोट्स में इसे रिले सेंटर कहा गया है, लेकिन ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या ये किसी रेलवे स्टेशन के रिले रूम जैसा है जहां सिग्नल्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर भेजा जाता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। थैलेमस एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर है। ट्रैफिक कंट्रोलर। वो इन हजारों सिग्नल्स को छांटता है और फैसला करता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है। अच्छा। और उसे आगे सेरिब्रम के किस डिपार्टमेंट में भेजना है। अगर ये न हो तो हमारा दिमाग सूचनाओं के बोझ तले दब जाएगा। समझ गया। तो थैलेमस आने वाली जानकारी को मैनेज करता है। फिर हाइपोथैलेमस का क्या काम है? इसका नाम तो बहुत सुना है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का इंटरनल मैनेजर है। इंटरनल मैनेजर। जी। इसका काम है शरीर के अंदर सब कुछ संतुलन में रखना, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। भूख, प्यास, शरीर का तापमान, नींद, ये सारी बुनियादी जरूरतें यही कंट्रोल करता है। मतलब जब लंच के समय भूख लगती है या ठंड लगने पर आप कांपने लगते हैं तो उसके पीछे हाइपोथैलेमस ही होता है। हमारे शरीर का थर्मोस्टेट। बिल्कुल। और ये हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है ना? हाँ, सही कहा। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों का भी बॉस है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक तरह से ये शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम को बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर, सेरिब्रम। सेरिब्रम ये दिमाग का लगभग 80% हिस्सा है। यही वो जगह है जहां सारा जादू होता है, सही कहा? हाँ, एक तरह से तो कह ही सकते हैं। सेरिब्रम हमारी चेतना, सोच, याददाश्त, भाषा और मर्जी से होने वाली हरकतों का केंद्र है। मतलब जब मैं ये फैसला करता हूँ कि मुझे अपना हाथ उठाना है, तो ये कमांड सेरिब्रम से ही आती है। जब आप कोई कविता पढ़ते हैं और उसे समझते हैं तो ये सेरिब्रम का काम है। नोट्स में इसकी बाहरी सतह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जिक्र है और कहा गया है कि इसमें बहुत सारी सिलवटें होती हैं। इन सिलवटों का क्या मतलब है? ये दिमाग के डिजाइन की सबसे शानदार चीजों में से एक है। अच्छा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बना होता है, जहां हमारे ज्यादातर न्यूरॉन्स होते हैं। यहीं पर सबसे जटिल सोच होती है। अब कुदरत को इस बड़ी सी सतह को एक छोटी सी खोपड़ी में फिट करना था, तो उसने उसे मोड़ दिया। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपको एक बड़ा सा अखबार एक छोटी सी डिब्बी में रखना हो तो आप क्या करेंगे?
उसे मोड़कर या सिकोड़ कर रखूंगा। दिमाग भी ठीक यही करता है। इन सिलवटों की वजह से हमारे छोटे से सिर के अंदर लगभग एक अखबार जितनी बड़ी सतह वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स समा जाता है। एक अखबार जितनी बड़ी? जी, यही वो एक्स्ट्रा स्पेस है जिसने इंसानों को भाषा, कला और विज्ञान जैसी जटिल चीजें विकसित करने की क्षमता दी। तो मतलब अगर किसी के सेरेब्रम के कॉर्टेक्स में सिलवटें कम हो तो क्या इसका असर उसकी सीखने की क्षमता पर पड़ेगा? हाँ, ऐसा माना जाता है। दिमाग की सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी, जो सीखने और बुद्धिमत्ता के लिए जरूरी है। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। चलिए, ये देखने के लिए कि हमारे श्रोताओं को ये सब कितना याद रहा, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अच्छा? मैं एक सिचुएशन बताऊंगा और आप बताइए कि उस समय दिमाग का कौन सा बॉस काम पर है। तैयार? तैयार। ठीक है। आधी रात को अचानक तेज भूख लगना। ये काम है हाइपोथैलेमस का। बिना गिरे साइकिल पर बैलेंस बनाना। इसमें हीरो है सेरेब्रम। सोते समय भी सांस का चलते रहना। ये जिम्मेदारी है हमारे सबसे भरोसेमंद ऑटो पायलट मेडुला ऑब्लिंगाटा की। तेज आवाज सुनकर अचानक चौंक जाना। ये है मध्य मस्तिष्क का तेज रिफ्लेक्स। और आखिर में ये सोचना कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ये तो दिमाग के सीईओ यानी सेरेब्रम का काम है। शानदार। तो ये थी हमारे दिमाग के कंट्रोल रूम की एक यात्रा, उसके सबसे पुराने सर्वाइवल सिस्टम से लेकर उसके सबसे आधुनिक सीईओ तक। ये जानना कितना अद्भुत है कि यह एक अंग कितने अलग अलग और कितने जटिल काम एक साथ करता है। ये वाकई आकर्षक है कि कैसे दिमाग के सभी हिस्से एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा की तरह? कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं कर सकता। वे सब एक दूसरे से लगातार संवाद करते रहते हैं, एक निखुर तालमेल में। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि दिमाग के कई हिस्से स्वचालित रूप से काम करते हैं, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क तो लगभग पूरी तरह से ऑटो पायलट पर है। हाँ, ये सच है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब शरीर के इतने जरूरी काम बिना हमारी सचेत कोशिश के हो रहे हैं, तो हमारी चेतना या मैं होने का एहसास, ये जो अनुभव है कि मैं सोच रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ, ये दिमाग के किस हिस्से या किस प्रक्रिया से पैदा होता है? अगर इतना कुछ ऑटो पायलट पर है, तो फिर पायलट कौन है?